नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बेंगलुरु में कल हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। किसने बेंगलुरु के हजारों क्रिकेट फैंस की जान जोखिम में डाली। बिना किसी तैयारी के, बिना प्रॉपर सुरक्षा के इंतजामात के लाखों की संख्या में लोगों को किसने इनवाइट किया। मैं आपको बताऊंगा क्या बेंगलुरु पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की विजेता टीम के सम्मान में प्रोग्राम कराने से इनकार किया था। पुलिस पर किसी ने प्रेशर डाला था। और आज कर्नाटक की सरकार ने कोर्ट को क्या बताया, कोर्ट में क्या सफाई दी। कल तक कहा जा रहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ साथ होमगार्ड्स और कर्नाटक रिजर्व फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन असलियत में पुलिस कितनी थी, कितने क्रिकेट फैंस वहां मौजूद थे और सरकार ने कितनी संख्या बताई, आज मैं जो खुलासा करूंगा उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि सिद्धरामैया की सरकार कितना बता रही है और कितना छुपा रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इस पूरे मामले से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं और डी के शिव कुमार बार बार हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज इस मामले में कोर्ट में सिद्धरामैया की सरकार ने क्या क्या बताया। बेंगलुरु में हुए इतने बड़े हादसे पर सिद्धरामैया की सरकार ने सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर सरकार को तलब किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जांच कराने का ऐलान किया गया। एक एफआईआर भी दर्ज हो गई। आरसीबी के मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस रजिस्टर किया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार के रोल पर उंगली उठाई। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में इतनी भीड़ किसने इकट्ठी की। इस प्रोग्राम के लिए पुलिस और प्रशासन ने क्या तैयारी की थी, कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, क्राउड कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए गए थे, क्या दुर्घटना की स्थिति में इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम किए गए थे, सरकार के पास क्या रिपोर्ट थी। सारे सवाल सरकार से पूछे गए लेकिन सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह प्रोग्राम सरकार का नहीं था, प्लेयर्स के सम्मान का प्रोग्राम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। यह बताया गया कि स्टेडियम की कैपेसिटी तो 40,000 है। इसके हिसाब से 1483 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की, हादसे की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को कहा। अब अदालत इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करेगी। एक तरफ मामले की जांच हो रही है, हाई कोर्ट सरकार, पुलिस और प्रशासन के रोल पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ अब हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान हो रहा है। आज आरसीबी की तरफ से मरने वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार पहले ही 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई मुआवजा उन परिवारों का दुख कम कर पाएगा जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को इस हादसे में खो दिया, जिनके घरों के चिराग बुझ गए। हादसे का शिकार हुई 19 साल की चिन्मयी शेट्टी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, क्लासिकल डांसर थी। उन्हें क्रिकेट का शौक नहीं था। उनके दोस्तों ने साथ चलने को कहा। वो दोस्तों की जिद पर पहले विधानसभा के बाहर पहुंची, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उनके पिता करुणाकर शेट्टी ने कहा, उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए।
प्रज्वल नाम का एक युवक इसी भगदड़ का शिकार हुआ। प्रज्वल क्रिकेट का फैन था। जब आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन का पता चला तो उसने घर वालों से झूठ बोला। उनसे कहा वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन शाम को टीवी चैनल्स के जरिए परिवार वालों को उसकी मौत की दुखद खबर मिली। उन्हें पता चला कि प्रज्वल जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में गया था। स्टैम्पीड में मारे गए शिवलिंगा स्वामी की कहानी भी प्रज्वल की तरह है। शिवलिंगा ने कुछ दिन पहले 10th का एग्जाम पास किया था। उसने भी आरसीबी के प्रोग्राम में जाने के लिए झूठ बोला। परिवार से कहा वो स्कूल से टीसी लेने जा रहा है। मैसूरू के रहने वाले 26 साल के पूर्णचंद की भी इस हादसे में मौत हुई है। पूर्णचंद मैसूरू की एक कंपनी में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। आरसीबी के फैन थे। आरसीबी को 18 साल के बाद मिली जीत पर वो बहुत खुश थे। जैसे ही पता चला आरसीबी की टीम फैन से मिलने के लिए बेंगलुरु आ रही है तो इस कार्यक्रम के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन वहां से उनकी लाश वापस लौटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। कल हुए इस हादसे में 11 नौजवानों की मौत हुई है, लेकिन कर्नाटक की सरकार अब इस हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इधर उधर के बहाने खोज रही है। सिद्धरामैया की सरकार जितना बता रही है उससे ज्यादा छुपा रही है। मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि बेंगलुरु पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस को बुलाकर प्लेयर्स के सम्मान के प्रोग्राम को सुरक्षा देने में हाथ खड़े कर दिए थे। बेंगलुरु पुलिस से जब आरसीबी मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया, प्रोग्राम की परमिशन मांगी, तो बेंगलुरु पुलिस ने साफ साफ कह दिया इस तरह का प्रोग्राम करना है तो इसकी तैयारी में सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम करने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा। यह कार्यक्रम संडे को हो तभी पुलिस इसकी परमिशन दे सकती है। पुलिस ने अपनी प्रॉब्लम बताई, मजबूरी बताई, लेकिन डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु की जीत से बहुत उत्साहित थे। वो चाहते थे कि 18 साल के बाद मिली इस जीत को बेंगलुरु शहर की प्राइड के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। इसलिए डीके शिव कुमार ने जीत के तुरंत बाद सम्मान समारोह का ऐलान कर दिया था। लेकिन पुलिस ने सरकार को बताया था कि आईपीएल के फाइनल में आरसीबी की जीत के बाद लाखों लोग सड़कों पर रात भर जश्न मनाते रहे। बेंगलुरु के ज्यादातर पुलिस वालों ने रात भर ड्यूटी की थी, इसलिए कुछ ही घंटों के बाद एक और बड़ा प्रोग्राम करना मुश्किल था। और दूसरी बात, शनिवार को ईद है, इसके लिए भी सुरक्षा के प्रबंध करने हैं, तैयारियां करनी है। इसलिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम संडे को किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन ने बताया जब पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए तो आरसीबी के मैनेजमेंट ने सरकार के मंत्रियों से बात की और इसके बाद पुलिस अफसरों के पास मंत्री महोदय का फोन गया। मंत्री जी ने कहा कि पुलिस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। पुलिस ये नहीं कह सकती कि अभी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, प्रोग्राम अभी नहीं बाद में करना होगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री जी ने पुलिस को हुक्म दिया कि प्रोग्राम आज ही होगा, जो करना है करिए। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम की तैयारी की। पुलिस को बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार लोग आएंगे, लेकिन फैंस को फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया। 2.5 लाख लोग पहुंच गए और यह दुखद हादसा हो गया। आज कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा 11 लोगों की मौत के लिए सिद्धरामैया की सरकार जिम्मेदार है। यह प्रोग्राम सरकार के प्रेशर की वजह से हुआ, इसलिए सिर्फ आरसीबी मैनेजमेंट या केसीए पर दोष मढ़कर सिद्धरामैया बच नहीं सकते। विजेंद्र ने कहा इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या चीफ जस्टिस से ही करानी चाहिए, तभी पूरा सच सामने आएगा, तभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। Entire nation
wants to know who is the responsible. पूरा देश ये जानना चाहता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। कल हुआ हादसा टाला जा सकता था अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती। दुर्भाग्य से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट आरसीबी की कामयाबी को भुनाने की अंधी दौड़ में शामिल थी। सबसे खराब बात यह कि चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट विधानसभा के सामने आरसीबी प्लेयर्स के साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त थी। पूरा पुलिस विभाग, मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के सदस्यों और उनके परिवार को सुरक्षा देने में लगा हुआ था। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहां 2 लाख से ज्यादा लोग जमा थे, वहां फोर्स नहीं थी। क्या यह राज्य सरकार की नाकामी नहीं है? मेरी मांग है कि डीसी और मैजिस्ट्रेट की जांच काफी नहीं है। अगर वो इस घटना को लेकर गंभीर हैं तो इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं या फिर चीफ जस्टिस खुद जांच करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को समन करेंगे। ये अननेचुरल डेथ का केस नहीं है। राज्य सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से 11 लोगों की जान गई। ये बात तो हम सबने देखी है कि फैंस भारी संख्या में मौजूद थे। डीके शिव कुमार ने खुद कहा, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। मेट्रो को जबरदस्त भीड़ के कारण बंद करना पड़ा था। स्टेडियम के आसपास लाखों लोग जमा थे। पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी। इसके बाद भी प्रोग्राम क्यों किया गया? जब हादसा हो गया, लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यू क्यों रहा? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, और जवाब देना आसान नहीं होगा। ये बात कर्नाटक की सरकार अच्छी तरह समझती है। इसीलिए अब चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया, उनकी सरकार के सारे मंत्री एक्टिव हैं। आज कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम गए, पूरे हालात की जांच की। इसके बाद आरसीबी और केसीए के अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली, और इसके बाद जी परमेश्वर ने वही कहा जो वो कल से कह रहे हैं। क्योंकि बेंगलुरु की जीत हुई थी, इसलिए सरकार भी जीत का जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन ये प्रोग्राम सरकार ने नहीं कराया था। अब जांच हो रही है। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। There are a lot of questions raised. As I said, let the inquiry report. इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार को जांच रिपोर्ट मिलने दीजिए। अगर कोई चूक हुई है, जाहिर है रिपोर्ट में वो इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद जो भी चूक का जिम्मेदार होगा, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हमने आरसीबी या केसीए से कोई अनुरोध नहीं किया था, उन्होंने इसका आयोजन किया था। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को भी लगा कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये बात बेंगलुरु की थी, बेंगलुरु की टीम की थी। सरकार को लगा कि हमें भी इस जश्न का हिस्सा होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम ये करने वाले हैं। आरसीबी और केसीए टीम को जश्न के लिए बेंगलुरु लाए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस्मत से विधानसभा के कार्यक्रम में कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य से चिन्नास्वामी में ये घटना हो गई और इसका मुझे बहुत दुख है। इसके बाद बेंगलुरु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी स्टेडियम पहुंचे, औपचारिक तौर पर जांच की शुरुआत की, सबूत इकट्ठे किए, और इसके बाद वही सरकारी जवाब दिया कि सभी पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा, सबके बयान होंगे, पीड़ित परिवारों से सबूत मांगे जाएंगे, और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी और फिर एक्शन होगा। I seen all the events here. मैंने यहाँ आकर सब चीजों को देखा है। मैं कुछ लोगों को जांच का नोटिस भेजूंगा। मैं इस मामले की जांच कर रहा हूँ। इसे 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। मैं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीबी, इवेंट मैनेजर और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस भेज रहा हूँ। मैं पीड़ितों से भी कहूंगा कि वो आकर सबूत दें। मैं जांच करके रिपोर्ट सरकार को दूंगा। I have to inquire and इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। क्योंकि बेंगलुरु डीके शिव कुमार का इलाका है, वो यहाँ के बड़े नेता हैं, इसलिए आरसीबी की जीत के बाद डीके शिव कुमार ने विधानसभा में पूरी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ऐलान किया। फिर आरसीबी के प्लेयर्स को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। उस वक्त भी बेंगलुरु में सड़कों के दोनों तरफ हजारों लोग जमा हो चुके थे। फिर असेंबली में प्रोग्राम के बाद डीके शिव कुमार चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। हादसा होने के बाद भी उन्होंने प्रोग्राम नहीं रोका। पता लगा कि पुलिस पर प्रोग्राम की परमिशन देने का प्रेशर भी डीके शिव कुमार ने ही डाला था। इसलिए अब डीके शिव कुमार हाथ जोड़कर घूम रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से बहुत दुखी हैं, सरकार इसकी जांच कर रही है, वो लोगों से
माफी मांगते हैं, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। Dirty politics. BJP and JDS always डर्टी पॉलिटिक्स। बीजेपी और जेडीएस हमेशा लाशों पर राजनीति करते रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ है। जो मरे वो हमारे परिवार का हिस्सा था। ये सही है कि कर्नाटक बेंगलुरु की इमेज को नुकसान हुआ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। ये बात सही है कि कुछ फैसले की वो खुली बस में आना चाहते थे, उन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन घटना हो चुकी है। अब सबको इस दुख का हिस्सा बनना चाहिए। हमें मरने वालों का सम्मान करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार इस घटना से सदमे में है। पूरे राज्य में शोक है। बहुत सारी चीजों को देखना है। मुझे लगता है कि मैजिस्ट्रेट इसकी ठीक से जांच करेंगे। मेरी पार्टी और हमारी नेशनल लीडरशिप इसे लेकर गंभीर है। हम इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। so let us आईपीएल में आरसीबी की जीत से लेकर कल शाम हुए हादसे तक बेंगलुरु में क्या क्या हुआ, उसके गवाह हमारे संवाददाता टी राघवन हैं। कल क्या हुआ था, प्रोग्राम की परमिशन किसने दी थी, क्या पुलिस ने इस प्रोग्राम को मंजूरी देने से इनकार किया था, पुलिस पर प्रेशर किसने डाला, किसके दबाव में प्रोग्राम की परमिशन मिली और अब सरकार क्या कर रही है, उसका इरादा क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए राघवन के पास चलते हैं। राघवन, कल आपने बहुत डिटेल में बताया था कि हादसा क्या हुआ और आपने तस्वीरों से दिखाया था कि किस तरह से वो दुख भरा हादसा था जहां पर 11 लोगों की मौत हुई। आज जो कुछ आपने देखा, आज जो आपने पुलिस से बात की, आपके सोर्सेज जो कुछ बताया, उसके आधार पर क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए रजत जी, जिस क्राउड मिसमैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, जिस लैप्सेस की हम बात कर रहे थे, आज पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हालांकि कैमरे पर नहीं लेकिन फोन पर यह जरूर बताया कि हम लोगों ने साफ मना कर दिया था कि इस कार्यक्रम का आयोजन इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं हो सकता है। जैसा आपने बताया, एक दिन पहले जिस दिन ये टाइटल अहमदाबाद में आरसीबी ने जीता था, उस वक्त भी लोग सड़कों पर थे। पुलिस कम से कम 3 बजे तक हम सड़क पर थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मी उससे भी ज्यादा समय तक सड़कों पर रहे होंगे। उसके बाद अगले दिन उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाना और अदालत में आज ये कहना कि सिर्फ 1483 पुलिस वाले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे, जबकि भीड़ 2.5 लाख की थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर पुलिस कर्मियों पर रहा होगा। एक अधिकारी ने हमें साफ साफ बताया कि हमने जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज है, कह सकते हैं रजत जी, उनका यह कहना था कि हमने साफ साफ कह दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर इस प्रोग्राम को किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। रविवार का समय उन्होंने कहा था कि अगर रविवार को अगर आप चाहें तो हम इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न करवा कर दे सकते हैं। लेकिन जब आरसीबी के मैनेजमेंट से ये फोन गया था पुलिस डिपार्टमेंट को और वहां से जब मनाही आई, तो उसके बाद फिर आरसीबी के मैनेजमेंट ने सरकार को अप्रोच किया और उसमें जो मुख्य किरदार थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार थे। उनकी तरफ से फिर ये कॉल गया था कि आरसीबी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो फैंस को ज्यादा देर तक वेट नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए टीम कल ही पहुंच रही है और कल ही इस प्रोग्राम को करना होगा। उस बीच सरकार ने भी ये सोचा कि इस जो माहौल है उसका फायदा उठाया जाए और 2 प्रोग्राम आप अंदाजा लगाइए, एक विधानसभा में और एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और जहां पर विधानसभा में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट था, पुलिस की सारी पोस्टिंग, सारे बड़े अधिकारी जो हैं उनका डेपुटेशन उस जगह पर कर दिया गया जहां पर विधानसभा में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे तमाम कैबिनेट के लोग और प्लेयर्स वहां पर पहुंचे थे। वहां पर भी हालांकि भीड़ थी, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर थी रजत जी। और वहां पर सिर्फ आज कोर्ट में सरकार ने यह बताया कि उनके पास सिर्फ 1483 पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी वजह से ये स्टैम्पीड के हालात बने। और अब देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आ रहा है उसके बाद भी आज जो एफआईआर हुई है वो आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ हुई है, क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हुई है और डीएनए जो इस इवेंट को मैनेज करने वाला था उसके खिलाफ हुई है और कुछ अदर्स का नाम उसमें लिखा है। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि अभी भी सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है। दोष जो है वो एसोसिएशन के ऊपर, आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट का काम किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं होती, वो सरकार के थ्रू पुलिस का होता है। जब पुलिस ने मना कर दिया कि हम इस इवेंट को अभी नहीं कर सकते, तो उसके बाद इतनी जबरदस्ती प्रेशर डालने की जरूरत क्या थी, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी, इन सवालों का जवाब अभी भी सरकार के पास नहीं। राघवन, डीके शिव कुमार बेंगलुरु के हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन वो इतने उत्साहित क्यों थे इस प्रोग्राम को इतना जल्दी करने के लिए? वो एयरपोर्ट भी गए और लगातार ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे शो के।
जिसमें एक बहुत बात साफ जो समझ में आई वो पावर सेंटर की भी बात समझ में आई। आपने देखा होगा कि सिद्धरामैया सिर्फ उस वक्त वहां पर विधानसभा में मौजूद थे जब प्लेयर्स को वहां पर बुलाया गया था। पूरा का पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट था सरकार की तरफ से वो डीके शिव कुमार ने कहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बेंगलोर इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, बेंगलोर शहर का अतिरिक्त कार्यभार वो संभालते हैं, इसीलिए वो लगता है कि वो पूरा लाइमलाइट जो है वो अपनी तरफ लेना चाहते थे। सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। साथ में ये जब बेंगलुरु की टीम जीत कर आई तो उनको लगा कि ये एक सबसे अच्छा मौका है कि वो बता सकें कि वो कितने पावरफुल हैं, कैसे वो पूरी की पूरी टीम को जो है पहले विधानसभा बुला सकता है। तो ऐसे में ये साफ पता लग रहा था कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट हो रहा था, सारा का सारा जो डायरेक्शन दिया जा रहा था वो डीके शिव कुमार की तरफ से जयराजा जो गृह मंत्री हैं जिनके पास पुलिस का महकमा है, डॉक्टर जी परमेश्वर, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि पुलिस का ये कहना है कि इतनी जल्दी इन चीजों को नहीं किया जा सकता था। उनके पुलिस के पास सिर्फ 6 घंटे का विंडो था रजत जी, उसमें सब उनको दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा वहां पर प्रोवाइड करवानी थी। तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि पुलिस ने उसी वक्त हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन ये प्रेशर था डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से जिसके बाद पुलिस को ये करना पड़ा और इतना बड़ा हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हो गया। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हम आपसे लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये मामला ऐसा है जो लोगों के दिलों को अंदर तक चीर गया है और काफ़ी समय तक ये टीस रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल विराट कोहली की टीम को देखने के लिए जो फैंस आए थे उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ उस पर क्या अब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी को फंसाने और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? डीके शिव कुमार बेंगलुरु वाले हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, शहर का चप्पा चप्पा पहचानते हैं। उन्हें मालूम है ये नौजवानों का शहर है। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि विराट की जीतने वाली टीम को देखने के लिए लाखों यंग लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या पुलिस ने डीके शिव कुमार को सुझाव दिया था कि सेलिब्रेशन संडे को रखा जाए? क्या डीके शिव कुमार ने पुलिस की वार्निंग को इग्नोर किया? जब पुलिस वालों ने बताया कि ज्यादातर पुलिसकर्मी रात भर जीत का जश्न मनाने वालों को सुरक्षा दे रहे थे, सो नहीं पाए, क्या तो भी शिव कुमार ने पुलिस को इस इवेंट के लिए सिक्योरिटी देने के लिए मजबूर किया? क्या मजबूरी यह थी कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स 3 दिन इंतजार नहीं करना चाहते थे, वो वापस लौट जाते, इसीलिए समारोह जल्दबाजी में किया गया? आरसीबी और क्रिकेट एसोसिएशन दोनों लगातार डीके शिव कुमार के टच में थे। इस समारोह के मेन ऑर्गेनाइजर डीके शिव कुमार थे। अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं और सरकार को इसके जवाब तो देने ही पड़ेंगे। इस मामले की एक हाईलाइट ये भी है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अपने आप को इस सेलिब्रेशन से, इस हादसे से, इस दुखदायी घटना से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब सिद्धरामैया इस केस का इस्तेमाल डीके शिव कुमार को कॉर्नर करने के लिए कर सकते हैं और शिव कुमार ये भी नहीं कह पाएंगे कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को तैयार करने का जिम्मा आईएसआई ने किसको दिया था? ज्योति मल्होत्रा, जसबीर सिंह, गगनदीप सिंह और शकूर खान जैसे दर्जनों लोगों को जासूसी रैकेट में भर्ती किसने किया था? दिल्ली पुलिस का दावा है कि जासूसी के आरोप में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि भारत में पाकिस्तानी जासूसों का रैकेट लाहौर की एक लेडी ने तैयार किया था जिसका नाम है नौशाबा। नौशाबा एक टूर ऑपरेटर है, लाहौर में जयाना ट्रेवल्स के नाम से टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस ट्रेवल एजेंसी की आड़ में भारत में आईएसआई के स्लीपर सेल्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के फोन से नौशाबा का नंबर मिला। पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की तो नौशाबा के बारे में जानकारी हासिल हुई। आईएसआई के लोग नौशाबा को मैडम एन के कोड नेम से बुलाते हैं। इसी नाम से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों के फोन में उसका नंबर सेव था। ज्योति और जसबीर दोनों ने बताया कि पाकिस्तान के दौरे के वक्त लाहौर में उनकी मुलाकात मैडम एन यानी नौशाबा से कराई गई।
नौशाबा ने ही उन लोगों की मुलाकात पाकिस्तानी फौज, पुलिस और आईएसआई के अफसरों से करवाई। नौशाबा असल में आईएसआई के हैंडलर है, जिसको भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद नौशाबा सुपर एक्टिव थी और उसने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स को पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया। मैडम एन ने इन सबको पाकिस्तान का वीजा दिलवाया। नौशाबा भारत के यात्रियों को पाकिस्तान में काफी फैसिलिटीज दिलवाती थी, बड़े बड़े अफसरों से मिलवाती थी, ठहरने का इंतजाम कराती थी और इस तरह भारतीय नागरिकों पर अपनी धाक जमाकर उनको अपने झांसे में लेती थी और फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को तैयार करती थी। नौशाबा का पूरा नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। लाहौर की रहने वाली हैं। नौशाबा का हस्बैंड पाकिस्तान सिविल सर्विस का रिटायर्ड ऑफिसर है। ट्रैवल एजेंसी के जरिए नौशाबा खास तौर पर भारत के सिखों और हिंदुओं से संपर्क करती थी, उन्हें आसानी से वीजा दिलवाने में और पाकिस्तान के रिलीजियस प्लेसेस घुमाने की दावत देती थी। जांच में पता चला कि नौशाबा का पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ पूरा संपर्क था। दानिश के साथ ज्योति, जसबीर और गगनदीप के कॉन्टैक्ट के सबूत तो पहले ही मिल चुके हैं। दानिश को भारत सरकार ने देश से निकाल दिया है। वो यहां पर जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दानिश के अलावा नौशाबा दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर और ट्रेड काउंसलर उमर शेरियार के कांटेक्ट में रहती थी। इसीलिए नौशाबा के फोन पर किसी को भी पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था। और गौर करने वाली बात यह कि पाकिस्तान में नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी इकलौती एजेंसी है जिसको हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा कराने की परमिशन मिली हुई है। वो उन लोगों को खास तौर पर टारगेट करती थी जिनके पूर्वज पाकिस्तानी थे और बंटवारे के बाद वो भारत में बसे। इसके लिए वो पाकिस्तान के इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही थी। हाल ही में मैडम एन ने भारत में दिल्ली और दूसरे शहरों में अपने एजेंट्स अपॉइंट किए थे जो सोशल मीडिया पर उसकी ट्रैवल एजेंसी का प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ट्रैवल एजेंसी चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन इसके आड़ में जासूसी करवाना गुनाह है। यूट्यूबर होना, रील बनाना अपराध नहीं है, पर इनका कवर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाना अपराध है। पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है। यूट्यूबर्स को दोस्त बनाओ, उन्हें पाकिस्तान घुमाओ, वहां आईएसआई के अफसरों से मिलवाओ और फिर उन्हें इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर लगाओ। दुख की बात है कि इन यूट्यूबर ने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच में अपना ईमान बेच दिया, अपनी मातृभूमि का सौदा किया। इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। जो देशद्रोही हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी बेकसूर को इसमें फंसाना भी नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज अब पूरी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की शरण में है। अब पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता दावा कर रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के कहर से बचाया। आगे भी ट्रंप साहब ही सब संभालेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान का मीडिया सब कह रहे हैं भारत की मार से बेहाल होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से वो बच गए। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के एक प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर में मदद करके पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया। ट्रंप के आने से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। अब ट्रंप पाकिस्तान को बेहतर बिजनेस डील भी देंगे। शहबाज शरीफ के ट्रंप के पैरों में गिरने के कबूलनामे के बाद उनके दूत के तौर पर अमेरिका गए बिलावल भुट्टो ने भी हूबहू यही बात कही। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को एड्रेस करते हुए बिलावल ने कहा, जिस तरह अमेरिका और दूसरे देशों ने सीज फायर कराने में पाकिस्तान की मदद की, उसी तरह वो अब ट्रंप को
भारत के साथ पाकिस्तान की बात करवाने के लिए तैयार कर लेंगे। बिलावल भुट्टो को शशि थरूर ने करारा जवाब दिया। शशि थरूर भारत के डेलीगेशन के साथ इस वक्त वॉशिंगटन में है। शशि थरूर ने कहा, भारत वैसे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का बहुत सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत में किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत ही नहीं है। थरूर ने कहा, अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है तो ईमानदारी से अपने आतंकवाद के अड्डों का खात्मा करे, फिर भारत को उससे बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. जो बात शशि थरूर ने कही वो भारत की नीति है। जो बात भारत ने बार बार कही वही बात पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी अब कहने लगे हैं। नजम सेठी पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हैं, फौज के करीबी माने जाते हैं। आज नजम सेठी ने भी कहा कि सीज फायर की गुहार लेकर पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया था, क्योंकि भारत तो कभी तीसरे देश का दखल पसंद ही नहीं करता। पाकिस्तान और भारत की अप्रोच का फर्क समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से कह रहे हैं, भारत से बातचीत करवा दो। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, इस मामले में किसी तीसरे देश का कोई रोल न था न होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है, बात होगी तो पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर होगी, बात होगी तो पीओके भारत को लौटाने पर होगी। पाकिस्तान की अमेरिका से रिक्वेस्ट है कि सीज फायर को परमानेंट करवा दो। भारत ने क्लियरली कहा, यह पॉज है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान के हुक्मरान ट्रंप को मैन ऑफ पीस बता रहे हैं, यह कहकर कि ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। भारत का स्टैंड क्लियर है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी दावा करे, फायरिंग और एयर अटैक्स पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर रोके गए। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की इंटरनेशनल लेवल पर जांच कराई जाए। भारत ने साफ कहा, हमारे पास पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत हैं और इस मामले में न किसी जांच की जरूरत है न सबूत देने की। जब जब भारत ने सबूत दिए हैं, पाकिस्तान ने इन सबूतों का इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए किया है। पाकिस्तान के सारे लीडर ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। भारत के किसी समझदार लीडर ने ट्रंप की बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। भारत की नीति स्पष्ट है, अब भारत न्यूक्लियर बम की धमकी से नहीं डरेगा। भारत किसी का मीडिएशन कभी स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान का कोना कोना हमारी मिसाइल्स के रेंज में है, हमने घर में घुसकर मारा है और अगर फिर से दहशतगर्दी हुई तो इस बार ऐसी तबाही होगी कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, बार बार पाकिस्तान को मैसेज दिया है। आज भी पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास में सिंदूर का पौधा लगाया। सिंदूर का यह पौधा कच्छ में उन बुजुर्ग महिलाओं ने मोदी को दिया था जिन्होंने 1971 की जंग में सेना की हेल्प की थी। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने इन बुजुर्ग माताओं से वादा किया था कि वो सिंदूर के इस पौधे को प्रधानमंत्री आवास में लगाएंगे और आज उन्होंने ये वादा पूरा किया और कहा कि यह पौधा देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। और मजे की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं रुकवाई, जल्दी ही रूस और यूक्रेन के बीच भी वो शांति करवा देंगे। लेकिन ट्रंप ने कल
प्रेसिडेंट पुतिन से 1.5 घंटे तक बात की और आज रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की, मिलिट्री और सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली सप्लाई सिस्टम को टारगेट किया। 4 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के 4 एयर बेसेस पर हमला किया था। रूस के 21 फाइटर जेट्स उड़ा दिए थे। आज रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले से उसके कई नागरिक मारे गए। अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को रूस पर प्रेशर डालना चाहिए, पुतिन को समझाना चाहिए, इस बात की अपील की जा रही है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन के बातचीत के बाद ही कह दिया था कि रूस यूक्रेन से बदला जरूर लेगा और इसके लिए यूक्रेन और यूरोपीय देशों को तैयारी कर लेनी चाहिए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच टर्की में जो बातचीत हो रही थी वो भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन एक आतंकवादी देश है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे देश से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения. आज जंग के पूरे मोर्चे पर भारी नुकसान को देखते हुए और हर जगह पीछे हटते हुए भी यूक्रेन के नेता रूस को डराने की कोशिश में आतंकवादी हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो हमसे 30 दिन या फिर 60 दिन के लिए युद्ध रोकने के लिए कह रहे हैं। हमसे सबसे उच्च स्तर पर बैठक करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में किस तरह हम ऐसी बैठकें कर सकते हैं? हम किस बारे में बात करेंगे और ये बातचीत कौन कराएगा? और कौन देश होगा जो आतंकवादियों से, आतंक फैलाने वाले देशों से बात करना चाहेगा? यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करने के लिए वो पुतिन का इंतजार नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए सबको रूस पर और पुतिन पर प्रेशर बनाना होगा, तभी बात बनेगी। If we will have a ceasefire, हम युद्ध विराम कर लें। मेरा मतलब है कि नेताओं के बीच प्रस्तावित बैठक से पहले छोटा युद्ध विराम करें। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इस बैठक का मूड यही है कि हम शांति की बात कर रहे हैं या फिर युद्ध के लिए बात कर रहे हैं। हमें पुतिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से उनके खुद के बैठक में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए जब वो शांति के लिए तैयार होंगे और शांति के लिए पहल करें। हम बैठकर इसका इंतजार नहीं करते रह सकते। हमें उन पर दबाव बनाते रहना होगा और तभी शायद शांति बहाल हो सकेगी। अब ऐसा लगता है कि पुतिन ट्रंप की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं और वही करते हैं जो उन्हें करना है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी वही कर रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन की रणनीति है। आज रूस के एक्शन से साबित हो गया कि ट्रंप सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ भी कह सकते हैं। ट्रंप ने यही काम भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करके किया और इसी तरह की बातें कहकर यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने की बात की थी। अब ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन सारे देश उनकी सारी बातें नहीं मानते। अब देश की सियासत की बात कर लेते हैं। कास्ट सेंसस की टाइमलाइन के ऐलान के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस की बात तो मान ली, विपक्ष के प्रेशर में मानी, लेकिन आरक्षण का कोटा बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में बीजेपी के नेता कोई जवाब नहीं दे रहे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यह इशू बड़ा बनेगा और बिहार की जनता नीतीश कुमार से जवाब मांगेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को नेताओं की बात सुनने के बजाय अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। सारण की रैली में प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के लोगों को लालू यादव से सीखना चाहिए।
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और लालू ने अपने 9वीं फेल बेटे को सियासत में फिट कर दिया। अब उसे चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों को लालू के बेटे के नहीं, अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। बच्चों का चिंता क्या होता है, एक बार आप लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। हम ये बात कहिला तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे ना भाई, हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन उसका आपको कोई चिंता नहीं है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा रे भाई? यही बात बताने आए हैं। ठीक लागे तो सुधरी, और ना सुधरे के मन होके तो जैसे जीवन चलता वैसे चलाई। प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकता है। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा वो दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का न दिमाग काम कर रहा है, न शरीर उनका साथ दे रहा है। ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की कमान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा अगर उनकी बात गलत है तो नीतीश कुमार उनके खिलाफ मानहानि का केस फाइल करके दिखाएं। जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। प्रशांत किशोर ने जो कहा वो बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। सब जानते हैं कि लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कई साल से लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर की यह बात भी कोई सीक्रेट नहीं है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। ये कई बार जग जाहिर हो चुका है और लोग ये भी समझते हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी और नीतीश पर हमले करके बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का एडवांटेज ये है कि उनका कोई बैगेज नहीं है, राजनीति में उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पर लोग सवाल उठा सकें। वो एक नया चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है और शायद ये बिहार के लोग इसको अपना समझेंगे। आज अयोध्या से बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं। राम मंदिर में आज राम दरबार सज गया। राजा रूप में भगवान राम और उनके साथ मां सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी विराजमान हो गए। आज राम मंदिर की पहली मंजिल पर अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में मंत्रोच्चार के बीच इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। विष्णुराज्ञया वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे प्राण प्रतिष्ठा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान थे। 2 जून से प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए थे। राम दरबार में लगी राम सीता की मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। भगवान राम के हाथ में धनुष है,
मां सीता आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सेवा की मुद्रा में उनके पीछे खड़े हैं। भरत और हनुमान जी की मूर्ति 3-3 फीट की है और वो राम सीता के चरणों में बैठे हैं। मूर्तियों के लिए करीब 3.5 फीट का सिंहासन बनाया गया है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या का दिव्य रूप आज पूर्ण हो गया, अब राजा राम सबका कल्याण करेंगे। इस वक्त की एक ताजा खबर आपको बता दूं, यह खबर बेंगलुरु से आई है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के केस में सिद्धारमैया ने बड़ा एक्शन लिया है। बेंगलुरु पुलिस के 5 बड़े पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है। बेंगलुरु के एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीसीपी को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कब्बन पार्क थाने के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक और बड़ा डेवलपमेंट यह है कि सरकार ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा से कराने का फैसला किया है, जो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने आदेश दिया कि भगदड़ के लिए दोषी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कब्बन पार्क पोलीस स्टेशन ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸಿಪಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸಿಪಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार कह रहे थे कि पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी अभी चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अफसरों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त एक्शन लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सोच में कितना अंतर है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान दोगला मुल्क है। पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा, पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह देश के सभी लोगों ने मजहब भूलकर एकता दिखाई, सबने मिलकर पाकिस्तान को जवाब दिया, उसी तरह की एकता अब हमेशा बनी रहनी चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए, इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद समस्या तो मिटी नहीं। टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्रवाद का भूत जब तक मन में कायम है,
शांतिपूर्वक रह सके इसलिए अलग हुए और अलग होने के साथ ही अशांति करना प्रारंभ किया। ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश पर ये खतरे बने रहेंगे। मोहन भागवत की ये बात बिल्कुल सही है। इस संकट के समय पूरे देश ने, हिंदू और मुसलमान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। देश की रक्षा के लिए सब साथ रहे और सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वातावरण, ये भाईचारा, ये साथ बना रहे। आज जम्मू कश्मीर से खुश करने वाली तस्वीरें आई। देश की सेना में आज जम्मू कश्मीर के 326 अग्निवीर जवान शामिल हुए। आज श्रीनगर के इन जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। करीब 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब इन अग्निवीरों की तैनाती अलग अलग मोर्चों पर होगी। आज जो अग्निवीर सेना में शामिल हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आते हैं। इन सब के माता पिता और परिवार वाले भी पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। परेड के बाद जवानों ने कहा आर्मी में आना उनका सपना था, वो देश के लिए मर मिटने के लिए फौज में आए हैं। जवानों ने कहा उन्हें इस बात का गर्व है कि आज वो इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। सिलेक्ट हुए फौज में सर, हम मतलब अपनी तरह से सर पूरी कोशिश करेंगे सर, और देश के लिए सर मतलब अपने देश को बचाएंगे सर, और मतलब अगर दुश्मन की और हमारी तरफ कोई भी हो सर, हम अपने देश के लिए मतलब बलिदान दे सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारतीय सेना में आए और हम देश के काम आ रहे हैं। देश के लिए जी जान लगा के लड़ेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो आज हम पासिंग आउट परेड हो गए। पहले से ही सपना था सिविल से ही, तो फाइनली मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गया। प्राउड फील होगा सर जब देश के लिए बंदा आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज कठिन मेहनत करके आज हमने आखिरकार अपना सफलता पूरा किया। आगे बढ़कर बहुत अच्छा करने अफसर बनना चाहता हूँ साहब। जोश था और ड्रीम था आना था, और इसलिए आए साहब। इन अग्निवीरों का जोश, उनका जज्बा देखकर सबको गर्व होगा और देश के दूसरे नौजवानों को भी अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चलते चलते आपको एक और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दूं। लोकसभा की तेज तर्रार चंचल मेंबर महुआ मोइत्रा ने चुपचाप शादी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस के महुआ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर एमपी पिनाकी मिश्रा के साथ विवाह किया। महुआ और पिनाकी की शादी की तस्वीरें जर्मनी से आई हैं और खूब वायरल हो रही हैं। इसमें दुल्हन की तरह सजी धजी महुआ अपने पति पिनाकी के साथ दिखाई दे रही हैं। इन दोनों को नए दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।